हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात करने वाले हैं हम कि सेवा सुशासन की सिल्वर जुबली यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 साल पूरे कर लिए हैं और 25वें साल में वो प्रवेश कर चुके हैं। 7 अक्टूबर ये वो तारीख है जब आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक पद की पहली जिम्मेदारी संभाली थी। वो साल था 2001। 2001 से शुरू हुआ सेवा, समर्पण और सुशासन के इस सफर ने आम लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। गांधी जी के सत्याग्रह के बाद पीएम मोदी के स्वच्छाग्रह ने देश में बिहेवियर चेंज के साथ सामाजिक भागीदारी का पहला आंदोलन बनाया, जिसने बदलाव के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और विकास की गाथा में भारत आज दुनिया के टॉप 5 मुल्कों में शुमार किया जाने लगा है और टॉप 4 भी कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत जल्द टॉप 4 में भारत होगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि देशवासियों के निरंतर आशीर्वाद से मैं सरकार के मुखिया के रूप में अपनी सेवा के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं। भारत की जनता के प्रति मेरी कृतज्ञता, मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि हम अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं। बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पार्टी ने तब सौंपी थी साल 2001 में। तब वो एमएलए भी नहीं थे, ना ही उससे पहले कभी उन्होंने कोई चुनाव भी लड़ा था। लेकिन वही मोदी फिर कभी कोई चुनाव आज तक नहीं आ रहे हैं। देश की जनता को धन्यवाद देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हम भारत के लोगों ने मिलकर काम किया है और कई बड़े बदलाव हमने हासिल किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी सरकार गरीबों के लिए सोचती है और पिछले 11 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हमारी सरकार गरीब को केंद्र में रखकर निरंतर योजनाएं बना रही है, उन पर काम कर रही है। साथियों, सातत्यपूर्ण रीत से, समर्पण भाव से और पवित्र मन से काम करने के कारण हमारी नीतियों का परिणाम आज दुनिया के सामने है। यहां बैठे हुए हर व्यक्ति को गर्व होगा कि पिछले 11 साल के लगातार पुरुषार्थ के कारण, परिश्रम के कारण आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी के जीवन से बाहर आ गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं अपने सेवा सुशासन के संकल्प के साथ। और ये किस तरह का उनका जो पूरा सफर रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी से उस पर चर्चा करते हैं। विनोद जी, आज के दिन को प्रधान सेवक, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा मुझे प्रधान सेवक कहलाना ज़्यादा पसंद है। उस हिसाब से अगर हम देख लें तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो चलिए एक नाम हम दे देते हैं, मुख्य सेवक, ठीक है। तो जिस तरह से 24 साल का ये सफ़र रहा है, हम सभी गवाह रहे हैं उनके इस पूरे सफ़र का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बिल्कुल कर दिखाया है कि जिसे कहते हैं ना, पीछे मुड़ करके देखना नहीं। गुजरात में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर और अब देश में प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत सारे नेताओं के पहले के रिकॉर्ड भी टूटे हैं, ना सिर्फ समयावधि के मामले में बल्कि काम के मामले में भी। इस पूरे सफर को कैसे देखा जाए? लाल जी, जब हम कहते हैं कि मोदी सरकार के की सिल्वर जुबली की बात आप कहते हैं, कि गवर्नेंस की सिल्वर जुबली जब बात आप कहते हैं, तो फिर आपको हमें ये कहना होगा कि पीपुल्स गवर्नेंस की ये सिल्वर जुबली है जी। ये पीपुल्स गवर्नेंस जब हम कहते हैं तब इस देश में जो बदलाव देखे हैं
गवर्नेंस के मामले में, वो तब शुरू हुआ है जब वो सामाजिक भागीदारी का एक शासन का स्वरूप हमने देखा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस देश में जो आप कहते हैं कि राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के उसमें, तो ये डिस्कोर्स चेंज करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। वो डिस्कोर्स, चाहे वो गुजरात में एक चीफ मिनिस्टर के रूप में जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी आज ही के दिन 2001 में तब, और वो आज भी जब आप देखिए किस चुनौतीपूर्ण स्थिति में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात में एक चीफ मिनिस्टर पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उस समय भुज का वो भूकंप आया था और भुज के भूकंप की वो त्रासदी देखिए कि लग रहा था कि पूरा भुज जो आते ही सीएम उनके बनने के साथ ही देखिए कितने मुश्किलें थी चारों बगल में। लेकिन जब वो कहते हैं कि आपदा में भी अवसर बनाने की बात, जो बात आप जब कहते हैं तो उसमें होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति। बिल्कुल। तो जब नरेंद्र मोदी की बात अगर इतिहास में कभी लिखा जाएगी, कोई किताब लोग लिखेंगे और वो बात की चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले सामने में राजनीतिक इच्छा शक्ति को रखेंगे जी, और उसके बाद वो पीपुल्स गवर्नेंस की जब बात आएगी तो उसका एक मॉडल के रूप में नरेंद्र मोदी होंगे। तो ये देखिए कि उस आपदा के उसमें गुजरात की उस आपदा ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया। भुज आज भारत के कई इलाके जो टूरिस्ट मैप पे बड़े स्पॉट बने हुए हैं उसमें आज भुज भी है। और वो देखिए कि उस रेगिस्तान के इलाके, वो कच्छ का इलाका, वो सारे इलाके में आप ये देखिए कि किस तरह से एक चेंज हुआ, और उस चेंज में एक गवर्नेंस के साथ में लोगों की भागीदारी हुई। वो भागीदारी चलते चलते जब आपने देश केंद्र की जिम्मेदारी संभालते प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में आई जी, तो आपने कैसे दिल्ली में महसूस किया बेशक कि बिहेवियर चेंज का दुनिया में इससे बड़ा, स्वच्छ भारत अभियान से बड़ा कोई मूवमेंट आज तक हुआ ही नहीं है जिसमें आपके घर में 3 पीढ़ी के लोग उसकी भागीदारी है जी। आपके बच्चे, आप खुद और आपके माता पिता सारे वो स्वच्छता के स्वच्छाग्रही हो गए थे। ये देश इस तरह से स्वच्छ नहीं हुआ है। बिल्कुल। इस देश ने इस बड़े चेंज करने के लिए लोगों को इन्वॉल्व किया है जी। लोगों के सरोकार को जोड़ा है जी। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को गवर्नेंस पे भरोसा पैदा किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी है जी। और इसलिए आप कह सकते हैं कि ये गवर्नेंस की सिल्वर जुबली है, मोदी सरकार के एक भरोसे की सिल्वर जुबली है। और ये पीपुल्स गवर्नेंस जब बात हम कहते हैं तो ये भी हमें समझनी जरूरी होगी कि भारत में आने वाले दिन में लोग शायद इस बात को सोचेंगे कि इस देश में लगातार 24 साल 25वें साल में आने वाला वैसा ही वो शख्सियत लोगों के बीच पॉपुलर रहा है, तो उसके पीछे वही सामाजिक भागीदारी है। आपने एक चुनौती का जिक्र किया, जिस चुनौती में कि उन्होंने सत्ता संभाली थी साल 2001 में। मुझे एक और चुनौती याद आती है विनोद जी। उससे पहले बीजेपी में इतनी गुटबाजी थी, हजूरिया और खजूरिया, शंकर सिंह वाघेला, एससी मेहता, केशुभाई पटेल, इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स, और बीजेपी में ऐसी मतलब जिसे कहते हैं ना गुटबाजी मची हुई थी उस समय जब नरेंद्र मोदी जी को वहां मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया। उन सारी चुनौतियों से पार पाते हुए उसके बाद उन्होंने जो पहले गुजरात में विकास की गाथा लिखी उसको मीडिया में एक पॉपुलर नाम दिया गया था मोदीत्व, है ना। तो ये चुनौतियों से पार पाना, ये लगता है कि मोदीत्व जो एक शख्सियत है उस शख्सियत की एक विशेष गुण के तौर पर उन्होंने ये दिखाया है कि वो किसी भी चुनौती से, राजनीतिक चुनौती, अंदर की बाहर की, विकास की चुनौती, तमाम चुनौतियों को पार करते हुए कितने ना जाने कितने हर्डल्स। मुझे वो भी याद है 85 सांसदों ने चिट्ठी लिख करके अमेरिका को कहा था इनको वीजा ना दीजिएगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे सांसद, माननीय सांसद, ये सब मतलब कितनी चुनौतियां उनकी राह में आई, लेकिन उन्होंने हमेशा जिसे कहते हैं कुंदन बन करके निकलना, वो कुंदन बनकर निकले। बिल्कुल। तो लाल जी, आपने जो अभी कहा मोदीत्व की बात, हम लोग गुजरात के उस चर्चा में सुनते थे कि उसमें ये मोदी ने जो डेवलपमेंट ही नहीं, सामाजिक सरोकार से भी कैसे लोगों के साथ में जोड़ा है, वही आप वो देखिए कि वो एक सिलसिला, वो सफर आज अपने देश में भी देखा है। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, चाहे आप साउथ के किसी स्टेट में चले जाइए, चाहे हिमालयन के रीजन के जो स्टेट को देख लीजिए, या मिडिल भारत के, मध्य भारत के आप उन सारे स्टेट को देख लीजिए, कोई भी ये स्टेट नहीं है जहां प्राइम मिनिस्टर का दौरा पिछले 11 सालों में 50 बार से ज्यादा ना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भारत के प्रधानमंत्री का
10-10 साल 15 साल में कभी प्रोग्राम मिलता था। और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में कम से कम 70 बार से ज्यादा विजिट कर चुके हैं जी। देश के मुख्य धारा में आने वाला नॉर्थ ईस्ट तब बना है जब सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहां कनेक्शन बढ़ा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डेवलपमेंट के लिए इंश्योर किया है, उसका रिव्यू किया है, वहां जिसका उद्घाटन किया है उसका शिलान्यास किया है। तो ये जब आप कहते हैं कि रिफॉर्म की बात आप कहते हैं, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ये जो 3 सूत्र है पीएम मोदी का, वो कैसे विकसित भारत के सपने को और उस लक्ष्य को पूरा किया है। आज आप देश में कोई स्टेट चले जाइए, बिहार चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, इवन की कश्मीर चले जाइए, पहाड़ के किसी चार धाम यात्रा कर लीजिए, कनेक्टिविटी के लेके, कम्युनिकेशन को लेके ये सरकार ने जितना कमाल का काम किया है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें सरोकार का एक शासन बना है। और सरोकार का जब शासन है कि आज दिल्ली से बैठा हुआ आदमी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ट्रेन से जा सकता है, हवाई जहाज से जा सकता है, तो उसको ये एक सपना जैसा लगता था जी। और वो सपना हर एक आम आदमी, खास आदमी का सपना पूरा हुआ है। तब वो एक राजनेता बनता है, तब वो जननायक बनता है, तब उसका एक सिल्वर जुबली होता है, जो हम आज ये देश एक सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उस दौर में जब एक कोalition की सरकारें होती थी, कोई आज प्राइम मिनिस्टर, कोई कल प्राइम मिनिस्टर, कोई ये नेता, कोई वो दल, और इस देश ने स्टेबिलिटी देखी है, तो ये देश अभी डेवलपमेंट के आगे दौड़ पड़ा है। बिल्कुल। और ये शख्सियत, ये सिल्वर जुबली, ये देश का फेस्टिवल है। आपने भौगोलिक तौर पर नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया कि ये वो नॉर्थ ईस्ट जिसको मतलब कोई जल्दी प्रोग्राम मिलता नहीं था, जल्दी विजिट होती नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी जगहों को, चाहे वो भौगोलिक तौर पर देखिए, सामाजिक तौर पर देखिए, राजनीतिक तौर पर देखिए, सांस्कृतिक तौर पर देखिए, उन मुद्दों को छुआ है। मैं अगर उसमें 2-4 का सिर्फ उल्लेख करूं, नॉर्थ ईस्ट का आपने जिक्र कर ही दिया, ये भौगोलिक तौर पर हो गया कि जो इलाके अनटच्ड थे। सामाजिक मुद्दों को देखिए, उन गरीबों को जिसको मतलब चाहे वो गरीब अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो उज्ज्वला गैस योजना हो, या तमाम इस तरह की बीमा जैसी योजना, बहुत सारी, आयुष्मान भारत, मतलब गिनते जाएं गिनाते जाएं, बस यूं समझ लें। उनको टच किया, जिनको कि जो एक तरह से हाशिए पर पड़े थे समाज में। आप राजनीतिक मुद्दों पर देखिए, धारा 370, हाँ, राम मंदिर, ऐसे मुद्दे जो बिल्कुल जिसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था, उन सारे मुद्दों को शामिल करते हुए, और जो एक मंत्र आपने कहा कि रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसके साथ प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये पूरा का पूरा अपना सफर हासिल किया है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 साल पूरे कर चुके हैं, 25वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, और बहुत सारे रिकॉर्ड तो उन्होंने तोड़ दिए हैं, लेकिन किस तरह से आज एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप उनकी इस यात्रा को याद करेंगे, बताइए। देखिए लालचंद जी, मैं आपको इस तरह से याद करना चाहता हूं कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तब वो किसी पद मतलब कहीं से निर्वाचित नहीं थे, और उन्होंने इस प्रकार से कोई औपचारिक चुनाव भी नहीं लड़ा था। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी जितने भी चुनाव लड़े, सब में अजेय रहे, अपराजित रहे। तो पहली बात तो ये कि जनता का भरोसा उनमें रहा, चाहे उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ा हो, कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 24 वर्षों तक लगातार एक व्यक्ति जनता का प्यार हासिल करता रहा। दूसरी बात जो ये देख सकते हैं हम, ये कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता के तौर पर स्थापित हुए हैं भारत में, जिन्होंने बहुत साहसिक फैसले लिए, चाहे वो जन कल्याण के फैसले लिए, चाहे वो भारतीयों की जन आकांक्षा को पूरे करने वाले फैसले लिए उन्होंने। अनुच्छेद 370 एक नासूर की तरह भारत के सीने में बहुत मतलब स्वाधीनता के बाद से रिस रहा था। उस नासूर को न सिर्फ उन्होंने दूर किया, बल्कि भारत की लहूलुहान आत्मा को, और अगर सही तरीके से कहें तो भारत का सचमुच एकीकरण अगर संभव हो पाया तो 2019 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही हुआ। मैं उनको
इस बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखता हूं। दूसरी बात, जो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में या गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहते हुए जो उन्होंने काम किया, वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उनका बहुत जोर रहा है। चाहे वो भारत में सड़कों का निर्माण देखिए, चाहे पुलों का निर्माण देखिए, चाहे रेल लाइन का लगातार विस्तार हो, इन सब आंकड़े स्वयं गवाही देते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को जनता का वोट क्यों मिलता है। मैं लालचंद जी आपको बताऊं, मैं जमालपुर का रहने वाला हूं और जमालपुर से हमारे समय में एक 13 अप ट्रेन चला करती थी तो दिल्ली आती थी सिर्फ, आपको भी ध्यान होगा इसका। बिल्कुल, और बिल्कुल। आज वहां हर घंटे दिल्ली के लिए ट्रेन गुजर रही है वहां से। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि पिछले समय में वंदे भारत से लेके, अमृत भारत से लेके, राजधानी से लेके, जो भी हो जी, यातायात के साधन सुगम, उत्तर का विकास करने से क्या फायदा, वहां इतने पैसे लगा के क्या फायदा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को पहचाना और वहां इस तरह से विकास किया कि आज हम देख रहे हैं कि कोने कोने में रेल लाइन पहुंच रही है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कश्मीर में पहली बार रेलवे लाइन से एक कार भेजी गई, मतलब कारों की खेप भेजी गई। ये कभी अनहर्ड ऑफ था। तो मुझे लगता है कि जो दूरदर्शी नेता होता है वही इस तरह के फैसले लेता है। उनके दिमाग में तात्कालिकता तो होती है, वो राजनेता है, चुनाव उनकी प्राथमिकता होती है, लेकिन देश का विकास लॉन्ग टर्म में कैसे हो, ये नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ही इसके संकेत दिए थे। बिल्कुल, जब नरेंद्र मोदी आए, बिल्कुल। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिसे एक शब्द है ना, अजात शत्रु, तो चलिए शत्रु तो थोड़ा वो शब्द होता है क्योंकि अजात शत्रु में शत्रु शब्द होता है। यहाँ राजनीति में शत्रु कोई नहीं होता, विरोधी होते हैं। चाहे अभी हम बात कर रहे थे कि गुजरात में उस समय हजूरिया खजूरिया चलता था बीजेपी के अंदर, चाहे अंदर के विरोधी हो, चाहे राजनीतिक विरोधी हो, चाहे दुनिया के विरोधी हो, सब जगह पर अभी हाल में चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर की बात ले लीजिए या फिर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को खत्म करने वाली बात ले लीजिए, हमेशा एक तरह से कह सकते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर, अंदर से लेकर बाहर और देश से लेकर विदेश तक, एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर एक शब्द में कहें तो अजात शत्रु। आपने कहा कि आज तक जो है वो चुनाव नहीं हार पाए, उनको कोई हरा नहीं पाया। ठीक है, राजनीति में आपने कहा है कि शत्रु नहीं होता, और ध्यान से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं यही सवाल लेके विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, जो शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अजात शत्रु, हर स्तर पर, अंदर से लेकर बाहर तक, देश से लेकर विदेश तक, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, उनके जो कृतित्व है, उसमें बेशक इस बात को कहा जा सकता है। लाल जी, जब आप अजात शत्रु कहते हैं तो आपको एक राजनीतिक दर्शन भी देखना पड़ेगा। राजनीतिक दर्शन ये होता है कि अभी तक हम लोगों ये ज्ञान में रहा है, जब कभी आप उत्तराखंड चले जाएं या किसी बॉर्डर स्टेट में चले जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि वो लिखा रहता है कि अंतिम गांव। मैं पहली बार ये गया अभी बद्रीनाथ की तरफ में, तो वो पहला गांव लिखा हुआ था जो अंतिम गांव था जी। तो ये दर्शन है, ये मोटिवेशन है लोगों का कि जो अंतिम गांव में बॉर्डर के सबसे लास्ट विलेज जो थे वो आज अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में वो नाम हो गया वहां का कि पहला गांव। अब आप सोचिए कि जिस बॉर्डर स्टेट में जो अपने को हाशिए पे पड़ा हुआ मालूम होता था, जिसको चाहे वो लद्दाख का गांव हो, चाहे उत्तराखंड का गांव हो, चाहे वो सिक्किम का गांव हो, अरुणाचल का गांव हो, आप गुजरात का गांव देख लीजिए, वो अचानक इस राजनीतिक दर्शन में पहला गांव हो गया। तो आप सोचिए कि वो गांव के लोगों ने अपनी कितनी बड़ी जिम्मेदारी देखी। बिल्कुल। इस देश के कभी राजनेताओं ने क्या कभी नहीं सोचा कि विकास इट्स ओके, लेकिन विकास के साथ विरासत भी भारत की पहचान है। आपने विकास के नाम पे आपने जो एक मॉडल दिया उसमें आपने विरासत को लगभग खत्म सा कर दिया था। और आज जब ये विकास के साथ विरासत की बात पीएम मोदी ने कहा तो आप ये देखिए कि देश के इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश जैसा बीमारू स्टेट किस तरह से पूरे भारत के सबसे नंबर 1 का रेवेन्यू अर्न करने वाला स्टेट बन गया है। आज यूपी
जैसा एक स्टेट सरप्लस रेवेन्यू का है। माने आप सुन के हैरान होंगे कि यूपी जैसा बीमारू राज्य अगर एक सरप्लस रेवेन्यू का इकोनॉमी वाला स्टेट है तो उसके पीछे विरासत का है कि आप ये देख लिए कि विरासत की इकोनॉमी जो है, रिलीजियस इकोनॉमी जो है, उसका कंट्रीब्यूशन आप देखिए तो यूपी के जो प्रमुख स्थान थे जो किस तरह से रूइन पड़े हुए थे, चाहे काशी का देख लीजिए आप, आज काशी कॉरिडोर की बाद हालत क्या है, राम मंदिर के बाद अयोध्या की भव्यता को देख लीजिए, ये सारी चीजें आप गंगा के, इसके बाद नमामि गंगे के बाद आप गंगा के तटों को देख लीजिए, प्रयागराज का देखिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतने लोग दुनिया में कहीं एक जगह असेंबल हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। उस जगह का आप अगर आज इकोनॉमी में उसकी तब्दीली देखिए तो यूपी आपका एक रेवेन्यू मॉडल में भारत का सबसे नंबर 1 स्टेट है। बिल्कुल। तो ये विकास के साथ विरासत पे गर्व करना क्यों लोगों को इतनी परेशानी हो रही थी, मोदी ने इस बात को करके दिखाया और कह के दिखाया और गौरव भी दिलाया। तो ये जो भारत की चेतना जिसको आप कहते हैं और भारत की चेतना में नरेंद्र मोदी उसका एक मॉडल बने हैं, तो उसकी भी सिल्वर जुबली है। बिल्कुल। और ये सिल्वर जुबली आप कह सकते हैं कि देश में एक बदलाव की बात जब आप कहते हैं तो हर एक आम और खास जो अपने जीवन में बदलाव दिखा है उसकी भी सिल्वर जुबली है। सब चीज की सिल्वर जुबली है। और मुझे लगता है कि आज अगर सब कुछ त्वरित गति से हो रहा है, आपका डिजिटल इंडिया के कितने फायदे गिनाए आपको, उन सारी चीजों की सिल्वर जुबली है, क्योंकि वो इस सिल्वर जुबली पर आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात को लेकर आश्चर्य भी करते हैं और कहते भी हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आजादी के बाद ये काम भी मेरे लिए ही छोड़ा गया था क्या, मेरे ही जिम्मे आना था। मुझे खुशी होती है करने में, क्योंकि जो काम आज तक नहीं हुआ वो सारे काम अब मैं कर रहा हूं, कर पा रहा हूं, मुझे अवसर मिला है। निश्चित तौर पर इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये जो 24 साल रहे और 25वें साल में प्रवेश, उसके बारे में तो जितनी बातें करें समय कम पड़ जाएगा। फिलहाल अभी जुड़े रहिएगा विनोद जी, क्योंकि आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि बिहार में कैसी राजनीतिक और चुनावी हलचल है, इस पर खास चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल वक्त है इस वक्त में एक ब्रेक का।